साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एनसीईआरटी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों आज हम लोग जानेंगे रक्त क्या है, रक्त के घटक, पोषक तत्व, हार्मोन के बारे में, रक्त से होने वाली बीमारियों के बारे में। तो आज रक्त का संपूर्ण खाका लेकर हम लोग उपस्थित हुए हैं। तो चलिए शुरू करेंगे आज अपने पहले टॉपिक से। रक्त, हाँ, नए भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। रक्त रक्त किसे कहते हैं? सबसे पहला ही हमारा है रक्त या ब्लड। तो रक्त किसे कहते हैं? रक्त जो है मानव शरीर में एक तरल संयोजी ऊतक है। क्या है? तरल संयोजी ऊतक। ठीक। अब रक्त तरल संयोजी ऊतक हो गया। ये करता क्या है? ये हृदय के द्वारा पूरे शरीर में प्रवाहित होता है। किसके द्वारा? हृदय के द्वारा पूरे शरीर में प्रवाहित होता है। शरीर में प्रवाहित होता है। अब जब ये प्रवाहित होगा तो क्या करेगा? पदार्थों का परिवहन करता है। पदार्थों का परिवहन करता है। अब समझते जाइएगा पूरा। हमने क्या कहा? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जो हृदय के द्वारा पूरे शरीर में प्रवाहित होता है और प्रवाहित होने के बाद ये क्या करेगा? पदार्थों का परिवहन करता है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में लगभग कितने लीटर खून का होना आवश्यक है? स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर 5 से 6 लीटर ब्लड रक्त का होना आवश्यक है। तो ये आपका रक्त हुआ, आपका तरल संयोजी ऊतक है, हृदय के द्वारा पूरे शरीर में प्रवाहित होता है, पदार्थों का परिवहन करता है और स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर खून होता है या आवश्यकता होती है। अब चलिए कुछ इसके रक्त की बनावट देखें। तो रक्त की बनावट का जो आधार है वो मुख्यतः 2 प्रकार से है। एक को हम लोग कहते हैं प्लाज्मा और दूसरे को कहते हैं रक्त कणिकाएं। रक्त कणिकाएं। अब देखिए प्लाज्मा क्या होता है। ये पूरे शरीर में 55% भाग तक होता है। 55% होता है पूरे शरीर में। तो रक्त कणिकाएं कितनी हो जाएगी? 45%। अब 55% जो प्लाज्मा होता है, इस 55% प्लाज्मा में 90% आपका क्या होता है? जल होता है, पानी होता है। सिर्फ 10% ही और अवयव होते हैं जिसे हम लोग एल्बुमिन कह सकते हैं, ग्लोब्यूमिन कह सकते हैं, हार्मोन कह सकते हैं, पोषक तत्व कह सकते हैं, फाइब्रिनोजन कह सकते हैं। तो ये केवल 10% होता है। लेकिन 90% क्या होगा? 90% आपका होगा प्लाज्मा में पानी। तो जो 10% है, ये 10% क्या है? पोषक तत्व। तो प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा शरीर में 55% तक होता है और प्लाज्मा शरीर में जो 55% होता है उस प्लाज्मा में 90% पानी है और 10% पोषक तत्व है। ये प्लाज्मा का जो कलर है ना, रंग है, ये हल्का पीले रंग का होता है। हल्का पीला रंग। ठीक। और प्लाज्मा के जो मुख्य तत्व हैं उनके बारे में बात करें तो एल्ब्यूमिन मुख्य तत्व। चलिए अगले पेज पे चेक करते हैं, लिख लेते हैं अगला पेज। प्लाज्मा के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं? एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूमिन, तीसरा आपका है हार्मोन, पोषक तत्व। एक आप और लिख सकते हैं फाइब्रिनोजन। तो ये प्लाज्मा के मुख्य तत्व हो गए। प्लाज्मा का कार्य क्या होगा? कार्य के बारे में जान लें। प्लाज्मा का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है पोषक तत्वों का परिवहन। पोषक तत्वों का परिवहन। प्लाज्मा का कार्य होता है
आयतन बनाए रखना, रक्त का जो वॉल्यूम होता है उसको बनाए रखना, रक्त का आयतन बनाए रखना। तो ये मुख्य कार्य हैं किसके, प्लाज्मा के। अब आप प्लाज्मा के बारे में समझ गए। प्लाज्मा 90% जल से बना होता है, हल्के पीले रंग का होता है। एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूमिन, हार्मोन, पोषक तत्व, फाइब्रिनोजन, ये इसके तत्व हैं। कार्य आपका पोषक तत्वों का परिवहन करना या रक्त का आयतन बनाए रखना। और शरीर में लगभग कितने परसेंट होता है, 55%। अगला चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है आपका रक्त कणिकाएं। रक्त कणिकाएं क्या है, और रक्त कणिकाओं में रेड ब्लड सेल्स अर्थात आरबीसी। जो आरबीसी है, ये आरबीसी आपका क्या है, इसका जो वैज्ञानिक नाम है इंथ्रोसाइट है। क्या है, इंथ्रोसाइट। कहीं कहीं पे इसको एंथ्रोसाइट भी बोलते हैं, तो चाहे आप इंथ्रोसाइट कहिए चाहे एंथ्रोसाइट। इसका जो जीवन काल होता है, जीवन काल होता है क्या, कितने दिन का, 120 दिन। 120 दिन तक जिएंगे, उसके बाद ये स्वतः मर जाते हैं। लाल रक्त कणिकाओं में नाभिक नहीं होता है, इतना आप लोग जानते रहिए। अभी डब्ल्यूबीसी पढ़ाएंगे तो उसमें नाभिक होता है, लेकिन आरबीसी में नाभिक नहीं होता है। आरबीसी का आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। और ये हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, ऑक्सीजन को फेफड़े से शरीर तक पहुंचाना, ये प्रमुख कार्य है। तो आरबीसी के बारे में वैज्ञानिक नाम क्या है, वैज्ञानिक नाम है एंथ्रोसाइट या एंथ्रोसाइट। जीवन काल 120 दिन का। इसमें नाभिक नहीं होता और क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। आइए आरबीसी के बारे में हम लोग जाने, इनके कार्य क्या हैं। तो इनके जो प्रमुख कार्य हैं, इनका प्रमुख कार्य, तो हेडिंग क्या होगी, आरबीसी के प्रमुख कार्य। आरबीसी का पहला कार्य है ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर तक पहुंचाना। ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर तक पहुंचाना। एक कार्य और लिख लें, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना। कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना। ये दो कार्य हैं आरबीसी के। इनकी जो संख्या होती है पुरुषों में कितनी होती है, थोड़ा संख्या से रिलेटेड चलें। इनकी संख्या मेल में कितनी होती है, पुरुषों में 50 से 60 लाख प्रति MM³ और महिलाओं में कितनी होती है, महिलाओं में होती है 40 से 50 लाख MM³। तो आरबीसी का ये प्रमुख कार्य है। आरबीसी का निर्माण स्थल कहाँ है, आपका अस्थिमज्जा है, इसको भी जानते रहिएगा। इसका वैज्ञानिक नाम एंथ्रोसाइट है। प्रमुख कार्य क्या है, ऑक्सीजन को फेफड़े से शरीर तक पहुंचाना। नेक्स्ट देखते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या है, डब्ल्यूबीसी जो है, इसका जो वैज्ञानिक नाम है ल्यूकोसाइट। वैज्ञानिक नाम ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी में नाभिक उपस्थित होता है, सीधे लिख दें नाभिक उपस्थित होता है, अर्थात नाभिक की उपस्थिति होती है। डब्ल्यूबीसी को सिपाही कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिपाही, क्योंकि ये रक्षक होते हैं। रक्षक किसके होते हैं, शरीर के रक्षक। शरीर के रक्षक के कारण इन्हें हम लोग सिपाही भी कहते हैं। और डब्ल्यूबीसी जो होता है, डब्ल्यूबीसी का प्रमुख कार्य क्या है, शरीर का रक्षा करना, रोगों से लड़ना। इनका जो जीवन काल होता है, जीवन काल
वो जीवन काल होता है 2 से 4 दिन तक। आरबीसी का कितने दिन तक था? 120 दिन तक। लेकिन डब्ल्यूबीसी का कितना है? 2 से 4 दिन तक। इनका कार्य क्या है? कार्य, तो कार्य होता है शरीर की रक्षा करना, रक्षा करना। दूसरा कार्य, दूसरा कार्य होता है जीवाणुओं को नष्ट करना, जीवाणुओं को नष्ट करना। इसी प्रकार विषाणुओं को भी नष्ट करना होगा। इनकी जो सामान्य संख्या होती है डब्ल्यूबीसी की, सामान्य संख्या मेल में होती है 6000 से 8000 MMQ, और फीमेल में होती है यही 5 से 6000 MMQ। तो ये डब्ल्यूबीसी के हैं। अब इनके कुछ प्रकार हैं, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। तो ये हमारा अलग के लिए हो गया, लेकिन सीटेट एग्जाम में बस इतने में ही आपका काम हो जाएगा। अगला है आपका प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या है? प्लेटलेट्स जो होता है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम है थ्रोम्बोसाइट। वैज्ञानिक नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट। इसका भी निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में। जीवन काल कितना होता है? जीवन काल होता है 7 से 10 दिन तक। प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? 7 से 10 दिन तक। और इसका जो प्रमुख कार्य है, प्रमुख कार्य होता है इसका रक्त का थक्का जमाना, रक्त का थक्का जमाना। अधिक रक्त बहने पर रोकना, अधिक रक्तस्राव होने पर, स्राव होने पर रोकना। ये इसके प्रमुख कार्य हैं। प्लेटलेट की जो संख्या होती है वो आपकी 1.5 लाख से 4 लाख के बीच होती है। 4 लाख MMQ प्रति MM³ होती है। तो ये प्लेटलेट्स हो गए। प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम थ्रोम्बोसाइट, जीवन काल 7 से 10 दिन, कार्य रक्त का थक्का जमाना या रक्तस्राव होने पर। संख्या इनकी कितनी है? आपका 1.5 लाख से 4 लाख के बीच। अगला, अब देखिए याद रखने की ट्रिक, धमाकेदार, जो धमाकेदार ट्रिक है, हम आपको बहुत छोटे से ट्रिक के माध्यम से याद कराने की पूरी पूरी विधि बताते हैं। देखिए, यहाँ जो आरबीसी है, आरबीसी राजा है। आरबीसी क्या है? राजा है। और राजा का काम क्या है? राजा का काम होता है बांटना। राजा का जो काम होता है क्या होता है? बांटना। अब आरबीसी क्या बांटेगा? ऑक्सीजन को बांटेगा। तो आरबीसी का कार्य क्या हुआ? ऑक्सीजन को पूरे शरीर तक बांटना। डब्ल्यूबीसी जो है ये क्या है? डब्ल्यूबीसी है सिपाही। क्या है? सिपाही। और सिपाही का काम क्या होता है? रक्षा करना। सिपाही क्या करेगा? रक्षा करेगा। किससे रक्षा करेगा? रोगों से रक्षा करेगा। रोगों से रक्षा करने के कारण इसे सिपाही भी हम लोग कहते हैं। और इसका जो जीवन काल है 2 से 4 दिन तक। प्लेटलेट्स, और प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? इसको हम लोग कहते हैं मिस्त्री। मिस्त्री क्या करता है? कोई दीवार टूट जाए तो उसको जोड़ देता है, जोड़ने का कार्य करता है मिस्त्री। ठीक उसी प्रकार प्लेटलेट्स है, जब शरीर में कहीं चोट लगती है और रक्त निकलती है तो रक्त को क्या करता है? जमा देता है, रक्त का थक्का बना देता है। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? मिस्त्री कहते हैं। रक्त का थक्का बना देता है। तो समझ में आया? ये ट्रिक से आप याद करेंगे कि इनका काम क्या है। सबसे ज्यादा सीटेट में यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं कि आरबीसी का काम क्या है, डब्ल्यूबीसी का क्या है, और प्लेटलेट्स का क्या कार्य है। तो जो कार्य से रिलेटेड है यहीं से आएगा आपका, इसको याद रखिएगा। उसके बाद ब्लड ग्रुप भी होता है। चलिए थोड़ा देखें ब्लड ग्रुप के बारे में। जो ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? कार्ल लैंड स्टीनर। कार्ल लैंड स्टीनर।
ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। अब यहाँ पे हम बताएं ए, बी, ओ और ए बी, ये ग्रुप समूह होते हैं और इसमें जो ओ है, ओ को हम लोग कहते हैं सर्वदाता। क्या कहते हैं? सर्वदाता। ये सबको देता ही रहता है, ये डोनर है, ये सबको खून दे सकता है, इसलिए ओ रक्त समूह को क्या कहेंगे? सर्वदाता। ए बी जो है, ए बी को कहते हैं सर्वग्राही। ये दे नहीं सकता, ये ग्रहण करता है, सबसे खून ले सकता है। इसलिए अगर इसे हम ट्रिक के भाषा में कहें, याद करने की भाषा में कहें, तो इसको भिखारी और इसको राजा से भी याद कर सकते हैं। ये दाता है, भगवान है, देने वाला है, इसलिए वो को सर्वदाता। और सर्वग्राही किसे कहेंगे? ए बी को। अगला हम लोग देखें, आर एच फैक्टर की बात कर रहा है। आर एच फैक्टर क्या है? देखिए, आर एच फैक्टर दो होते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। आर एच फैक्टर जो आया, एक रिसस नाम का बंदर था 1940 में, कार्ल लैंडस्टीनर और वीनस। 1940 में कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर ने खोज किया किस पर? रिसस नाम के बंदर पर। रिसस नाम के बंदर पर। और उन वहां से उन्होंने देखा कि उन्हें एक अलग प्रकार का एंटीजन मिल रहा है। क्या मिल रहा है? एक अलग प्रकार का एंटीजन मिल रहा है और इस एंटीजन का ही नाम दिया गया क्या? आर एच फैक्टर। इस एंटीजन का ही क्या नाम दिया गया? आर एच फैक्टर। और ये आर एच फैक्टर दो प्रकार से होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं प्लस पॉजिटिव में आर एच फैक्टर और एक को निगेटिव आर एच फैक्टर। समझ में आया? तो आर एच फैक्टर क्या है? कितने टाइप के? दो टाइप के, पॉजिटिव धनात्मक और निगेटिव। किसने? कार्ल लैंड स्टीनर और वीनर। वीनर और कार्ल लैंड स्टीनर ने 1940 में खोज किया किस पर? रिसस नाम के एक बंदर पर। और देखा कि जो बंदर में एक एंटीजन है वो अलग प्रकार का है, जिसे उन्होंने आर एच फैक्टर कहा। और ये कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं, एक को पॉजिटिव और दूसरे को निगेटिव। नेक्स्ट, ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप कौन किसे खून देगा? तो सब जानते हैं कि ओ सबको दे सकता है, ए भी सबसे ले सकता है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, आर एच फैक्टर में हम लोग थोड़ा भूल गए। आर एच फैक्टर जो होता है ना, सबसे ज्यादा खून चढ़ाते समय इसका मिलना बहुत जरूरत है। अगर आर एच फैक्टर कोई किसी को खून दे रहा है और आर एच फैक्टर नहीं मिल रहे हैं, तो व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। गर्भावस्था में जो ब्लड होता है उसके लिए आर एच फैक्टर बहुत जरूरी है। तो ये दो जिम्मेदारी और जानते रहिएगा, आर एच फैक्टर कहाँ कहाँ अपनी भूमिका निभाते हैं। शादी के समय या खून चढ़ाते समय जो आर एच फैक्टर होता है उसका मिलना बहुत ही जरूरी होता है। अगला, अब हम लोग पढ़ें ब्लड ग्रुप किसे कौन खून दे सकता है। तो हमने बताया ओ दाता है, ए भिखारी है, मतलब ए भी भिखारी है, तो ओ तो सबको दे सकता है और ए भी सबसे ले सकता है। तो अब ए, बी, ओ और ए बी, यही है चार। तो ये सर्वदाता और ये सर्वग्राही। अब ए क्या करेगा? जो ए है, ए जो है, या तो ए व्यक्ति वाले से लेगा या ओ व्यक्ति तो सबको देता है, तो यहां लिखते हैं ले सकता है। ले सकता है ए से और ओ से, नहीं ले सकता। तो नहीं ले सकता किससे? ये बी से नहीं ले सकता और ए बी से नहीं ले सकता। इसी प्रकार बी है, बी से ले सकता है, ओ से ले सकता है, किससे नहीं लेगा? तो ए से नहीं ले सकता और ए बी से। समझ में आया? इसको हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से याद भी रख सकते हैं। ए का मतलब होगा क्या? ए प्लस ओ। बी, बी का मतलब बी प्लस ओ। उसके बाद ओ केवल ओ से ले सकता है, केवल ओ से। देना तो इसका काम है, लेकिन लेना होगा तो सीधे ओ से। और ए बी आपका सभी से। तो ए प्लस ओ, बी प्लस ओ, केवल ओ और सभी से। तो ये ब्लड ग्रुप है और उनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट जो थे उसको हमने बताया। पूरा अगर हम लोग चार्ट के माध्यम से ही देख लिए, ए को देख सकता है और ओ से ले सकता है, एक से भी ले सकता है, ओ से भी नहीं ले सकता, बी से और ए बी से। उसी प्रकार बी क्या है? ए से बी से ले सकता है, ओ से ले सकता है, नहीं लेगा, ए से नहीं लेगा और ए बी से नहीं लेगा। ठीक है। अगला, ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का जमाना, ये किस कारण होता है इसके बारे में हम लोग जाने। जो रक्त का थक्का होता है इसके लिए विटामिन के का होना बहुत जरूरी होता है। किसका?
विटामिन के, ये सहायक होता है रक्त के थक्के में। कैल्शियम का होना भी जरूरी होता है, ये भी सहायक होता है किसके, रक्त के थक्के में। तो ये दो चीज तो आप लोग एकदम रटे रहिएगा, रक्त के थक्के में सहायक विटामिन के और तत्व कैल्शियम, ये तत्व है और ये विटामिन है। प्रोटीन तो फाइबर, फिब्रोजोनन, ये जो है सहायक होता है किसमें, रक्त के थक्के में। प्रोटीन से रिलेटेड बता दिया, तत्व से रिलेटेड बता दिया और विटामिन से रिलेटेड भी हमने बता दिया। तीन चीज, एक आपका फाइब्रिजोनन जिसको हम लोग फिब्रोजोनन भी कह सकते हैं, तत्व है कैल्शियम और विटामिन है विटामिन के। अगला, ब्लड से जुड़ी मुख्य बीमारियां, यहां से भी बार बार प्रश्न आते हैं और इनसे जो जुड़ी बीमारी है उसमें आपका है एनीमिया, एनीमिया। एनीमिया जो है ये किसकी कमी से होता है, लोहे की कमी से, लोहे की कमी से, या इसी को हम लोग कहते हैं हीमोग्लोबिन की कमी से, कमी से। एनीमिया के बाद हो गया है आपका ल्यूकोमिया, और जो ल्यूकेमिया है ये ल्यूकोमिया किससे होता है, डब्ल्यूबीसी के बढ़ जाने के कारण, इसी को कहते हैं ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर जो कहते हैं ल्यूकोमिया को ही कहते हैं, और इसमें डब्ल्यूबीसी का क्या होता है, अनियंत्रित हो जाना होता है या बढ़ जाना, इसी को कहते हैं। डब्ल्यूबीसी का बढ़ जाना ही कहलाता है क्या, ब्लड कैंसर। उसके बाद हीमोफीलिया है। हीमोफीलिया में क्या होता है, इसमें खून नहीं जमता, अर्थात रक्त का थक्का नहीं जमता, ये हीमोफीलिया है। अगला, अगला आपका है हीमोफीलिया के बाद आपका थैलेसीमिया, थैलेसीमिया, इसमें ग्लोबिन दोष होता है। इसी प्रकार सिकल सेल एक है, सिकल सेल। ठीक, तो ये कुछ प्रमुख बीमारियां रही। तो आज हम लोगों ने ब्लड के बारे में क्या क्या जाना, ब्लड, ब्लड के प्रकार, ब्लड कैसे बनता है, ब्लड का कार्य क्या होता है, कुछ जुड़े विटामिन के बारे में जाना, कुछ रोग के बारे में जाना जो आपके सीटेट परीक्षा में महत्वपूर्ण है, उन सब के बारे में हम लोग इसके माध्यम से जान गए। अभी जब हम अपना एनसीईआरटी बैच लेके आएंगे तो पूरे ब्लड को बहुत और अच्छे गंभीर से बताएंगे, लेकिन आपकी परीक्षा की दृष्टि से सीटेट परीक्षा में इससे ज्यादा ब्लड पे सवाल नहीं बन सकता, तो पूरा वीडियो जरूर देखिए और वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। मित्रों बस आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।